Info for patient. उन केसेस में हम स्किन को सेव कर सकते हैं और लेकिन ब्रेस्ट टिश्यू सारा निकालना पड़ता है विद दैट ट्यूमर। डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में से हम टिश्यू ट्रांसफ़र कर सकते हैं, उसकी डिफरेंट टेक्निक्स हैं। पेट से या कमर से हम फ्लैप या एक टिश्यू का एक समझ लीजिए बल्क है आम जुबान में, जो कि हमने जहाँ से ब्रेस्ट रिमूव की होती है वहाँ पे हम वो बल्क मसल का टिश्यू का वहाँ पर दे देते हैं और उसके बाद फिर हम उसकी हीलिंग का वेट करते हैं और देन विल सी के अगर साइज मिसमैच हो तो फर्दर कोई प्रोसीजर करना है या नहीं करना। सिंथेटिक मटेरियल्स आर वेरी एक्सपेंसिव। हमारे पास इम्प्लांट की जो रिप्लेसमेंट्स आजकल हैं वो है हमारी बॉडी का अपना फैट, और साइज को इम्प्रूव करने के लिए देन वी हैव डिफरेंट ऑप्शंस। देन वी हैव इम्प्लांट एज वेल, देन वी हैव फैट ग्राफ्ट एज वेल। तो हम फैट के सेशंस भी कर सकते हैं। 1 से 2 साल का वक्त दरकार होता है टू गिव इट अ नॉर्मल शेप ऑफ द ब्रेस्ट, जिसमें निपल एरियोला रिकंस्ट्रक्शन होती है और फिर ब्रेस्ट रीशेपिंग का मरहला आता है कि दूसरी ब्रेस्ट के साथ हमने वो साइज को मैच करना है। जो मेन प्रोसीजर है दैट इज द क्रिएशन ऑफ ब्रेस्ट। मेन प्रोसीजर इज दिस वन। फिर उसके बाद सेकेंडरी प्रोसीजर्स आ जाते हैं, जैसे निपल रिकंस्ट्रक्शन है, एरियोला रिकंस्ट्रक्शन है, ब्रेस्ट रीशेपिंग है। So these are most of the patients, they are happy with the breast mound, more or less the same size of the new breast. फीमेल की या तो टमी से टिश्यू ट्रांसफर होता है या फिर उनका बैक से टिश्यू ट्रांसफर होता है अगर हम रीजनल फ्लैप्स की बात करते हैं। सो वो बिल्कुल कुदरती ही स्किन होती है, पेशेंट की अपनी बॉडी का पार्ट होता है, बट उसमें सेंसेस की जब बात की जाती है, बिकॉज सेंसेस नहीं होंगी, वो उस तरह से पेशेंट को फील नहीं होगा जैसे नेचुरल होता है, बिकॉज डेफिनेटली वहाँ से मेस्टेक्टमी हो चुकी हुई है। जो नर्व्स, जो हिस्से वहाँ पर नसें उनको सप्लाई कर रहे थे वो तो सारी डैमेज हो चुकी हैं। सो इस वजह से महसूस उस तरह से पेशेंट नहीं कर सकती, बट वो फील उसका एक नेचुरल कॉन्टूर या जो एक नेचुरल टिश्यू का होता है वही होता है और स्किन बॉडी की ही होती है। तो वो एक नेचुरल फील तो डेफिनेटली पेशेंट को मिलता है उसकी रिकंस्ट्रक्शन के बाद। जो नॉर्मल ब्रेस्ट है उस पर स्कार नहीं है कोई, लेकिन जो हमने रिकंस्ट्रक्ट की है उसमें डेफिनेटली स्कार्स हैं। जहाँ से हमने टिश्यू ट्रांसफर किया है वहाँ पे स्कार। Info for patient. अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ डॉक्टर बुशरा, प्लास्टिक सर्जन हूँ और बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर के गवर्नमेंट के अदारे में अपनी खिदमत सर अंजाम दे रही हूँ। डॉक्टर साहब, ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्शन क्या है और क्या ऑप्शंस हैं? ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्शन जैसे कि नाम से जाहिर है कि किसी भी वजह से, किसी कैंसर की वजह से, किसी भी हादसे की वजह से या किसी इलाज के दौरान अगर ब्रेस्ट ज़ाया हो जाती है या किसी कैंसर की सूरत में ब्रेस्ट को निकालने की ज़रूरत पड़ जाती है, जो कि बहुत ही कॉमन है। ब्रेस्ट कैंसर क्योंकि बहुत कॉमन है, उसके इलाज के दौरान ब्रेस्ट को रिमूव किया जाता है। उस ब्रेस्ट को दोबारा बनाने के अमल को हम ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्शन कहते हैं। जहाँ तक बात है ऑप्शंस की, तो 2 तरह की ऑप्शंस हमारे पास मौजूद होती हैं और वो ये हैं कि एक ऑप्शन तो ये है कि हम मरीज़ के जिस्म से ही किसी टिश्यू को मोबिलाइज करके उसकी ब्रेस्ट को रिकंस्ट्रक्शन की तरफ लेके जाएं, या फिर हम अगर एडुकेट टिश्यू मौजूद है तो हो सकता है कि हम सिंथेटिक मटेरियल्स का इस्तेमाल करें ताकि उस ब्रेस्ट को हम प्रॉपर एक नॉर्मल ब्रेस्ट की शेप दे सकें। मेस्टेक्टमी के बाद ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्शन के लिए बेहतरीन वक्त क्या है? मेस्टेक्टमी इज़ अ वेरी कॉमन प्रोसीजर ब्रेस्ट कैंसर सर्जरी। समझ लीजिए कि ब्रेस्ट कैंसर से मुकम्मल तौर पे मरीज़ को कैंसर फ्री करने के लिए मोस्ट ऑफ द टाइम्स MRM कह लीजिए या फिर हम इसे आम अपनी ज़ुबान में मेस्टेक्टमी कहते हैं, और आम ज़ुबान में लोगों को ये इल्म है कि छाती को रिमूव कर दिया जाता है। कौन सा टाइम रिकंस्ट्रक्शन के लिए ठीक है ये वेरी करता है। पहली बात ये है कि पेशेंट की अगर तो वो हमारे पास कंसल्ट करती हैं बिफोर मेस्टेक्टमी, जब उनका कैंसर का सारा वर्कअप हो चुका है, जब सारी उनकी स्टेजिंग हो चुकी है। अगर डायरेक्टली भी हमारे पास पेशेंट, बिकॉज प्लास्टिक सर्जन्स के पास पेशेंट्स आते हैं बहुत लेट और तब तक मेस्टेक्टमी हो चुकी होती है और कीमोथेरेपी हो चुकी होती है, और उसके बाद काफ़ी अरसे के बाद अपनी ट्रीटमेंट लेने के बाद और कैंसर फ्री होने के बाद मोस्टली पेशेंट्स हमारे पास आती हैं, लेकिन उनको इस बात का इल्म होता नहीं है कि ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्शन जो है वो हम ड्यूरिंग वन सर्जरी भी कर सकते हैं, और उनमें पेशेंट टू पेशेंट उनके सर्जिकल प्लान और ऑन्कोलॉजिकल प्लान्स के अकॉर्डिंगली हमारी रिकंस्ट्रक्शन का टाइम डिसाइड होता है। जितनी अर्ली आपकी डिटेक्शन होती है कैंसर की, जितनी अर्ली आपकी डायग्नोसिस होती है, जितनी अर्ली आपकी ट्रीटमेंट स्टार्ट होती है, उतनी ही अर्ली रिकंस्ट्रक्शन की जा सकती है।
सो अर्लीस्ट टाइम अगर ऐसा पेशेंट है हमारे पास जिसका हमने स्टेजिंग कर ली, जिसके बारे में हमने ट्रीटमेंट प्लान दे दिया, और वो ऐसा है कि जब हम एक चीज़ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है रिकंस्ट्रक्शन करने से पहले वो ये है कि कैंसर फ्री होना चाहिए पेशेंट को। अगर एक सर्जरी में इफ़ वी आर श्योर, अगर हमें इस बारे में कंफर्मेशन होती है कि ट्यूमर मुकम्मल तौर पे निकल गया है और इसी गो में रिकंस्ट्रक्शन भी की जा सकती है, तो वो पेशेंट एक ही एनेस्थीसिया के अंदर उनकी हम एट द सेम टाइम ऑफ ट्यूमर क्लियरेंस भी रिकंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड भी है। आजकल जितनी भी एडवांसेस हो चुकी हैं और इतनी एडवांस सर्जरीज आ चुकी हैं कि हम एक ही सर्जरी में उनका कैंसर भी निकालें और साथ साथ उनकी रिकंस्ट्रक्शन भी कर दें। दूसरी कैटेगरी ये होती है जिसमें हम खुद डिले कर रहे होते हैं रिकंस्ट्रक्शन। उसकी रीज़न काफ़ी ज़्यादा होती हैं। उसमें मरीज़ की उम्र, उसमें उसकी स्टेजिंग, उसमें उसके हेल्थ इश्यूज़ कि क्या वो इतना लंबा एनेस्थीसिया बर्दाश्त करने के काबिल भी है मरीज़ या नहीं, उनकी फ़िटनेस कैसी है, फिर उनकी कीमो रेडियोथेरेपी का क्या स्केड्यूल है, पहले से होना है या बाद में भी होना है, और उनकी हिस्टोपैथोलॉजी के ऊपर रिपोर्ट कैसी है, और ट्यूमर का ग्रेड क्या है, और उसके ट्यूमर मार्कर्स कैसे हैं। कुछ ट्यूमर्स होते हैं जो कि हमें ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ हमारे पास ऐसी हैं जिसके बारे में एज अ होल टीम हमें मालूम होता है कि ये मुकम्मल तौर पे ट्यूमर निकाला भी जा सकता है और इसके रिकरेंस के चांसेस भी बहुत कम है। लेकिन कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें ट्यूमर मार्कर्स इस तरह के आते हैं जिसमें बीइंग सर्जन हमें ये इल्म होता है कि ये ट्यूमर रिकरेंस इसकी आ सकती है। सो वो बहुत सिलेक्टेड केसेस होते हैं जिसको हम खुद 6 महीने से लेके 1 साल का अरसा डिले कर देते हैं, और 1 साल के बाद हम फॉलोअप पे आते हैं। तब तक वो सारा जो रिकवरी फ़ेज़ होता है, कीमो, रेडियो, एवरीथिंग, वो सारी फ़ेज़ से खातून गुजर चुकी होती है और 1 साल तक हमें कंफर्मेशन मिल जाती है कि अब ट्यूमर फ्री हैं पेशेंट, और उनके सारे वर्कअप के ऊपर ट्यूमर फ्री क्लियरेंस समझ लीजिए कि मरीज़ के बारे में कंफर्म हो गया है कि इसको कोई रेजिडुअल ट्यूमर भी नहीं है और उसको दोबारा से कोई ट्यूमर इंपॉर्टेंट है कि रिकरेंस नहीं है, तो उस केस में भी हम डिलेड रिकंस्ट्रक्शन की तरफ भी जा सकते हैं, और उसमें हमारे पास बहुत ढेरों ऑप्शंस भी मौजूद होती हैं। सो टाइमिंग इज़ डिफरेंट इन डिफरेंट पेशेंट्स। इम्प्लांट बेस्ड और फ्लैप बेस्ड रिकंस्ट्रक्शन में क्या फ़र्क है? आप ये समझ लीजिए कि कुछ पेशेंट्स हमारे पास ऐसे होते हैं जिसमें हमें इमीडिएट रिकंस्ट्रक्शन पॉसिबल होती है, या ट्यूमर का ग्रेड ऐसा है या ट्यूमर की नौयत कैंसर की ऐसी है जो कि बहुत ज़्यादा, आप ये कह लीजिए कि रसौली ऐसी है जो कि जड़ों वाली नहीं है और वो जिस्म के बाकी हिस्सों में नहीं फैल सकती, और लेकिन वो लोकली बहुत एग्रेसिव हैं। डिफरेंट तरह के ट्यूमर्स होते हैं, उसमें से अगर कुछ ट्यूमर्स ऐसे हैं जो कि लोकली बहुत एग्रेसिव हैं, उन केसेस में हम स्किन को सेव कर सकते हैं, और लेकिन ब्रेस्ट टिश्यू सारा निकालना पड़ता है विद दैट ट्यूमर। उन केसेस में जब हम ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्शन का सोचते हैं तो उसमें हमारे पास 2 ऑप्शंस आ जाती हैं। 2 ऑप्शंस में हमारे पास ये होता है कि मरीज़ के अपने ही जिस्म के डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में से हम टिश्यू ट्रांसफ़र कर सकते हैं। उसकी डिफरेंट टेक्निक्स हैं। कुछ टेक्निक्स ऐसी हैं जो कि रीजनल फ्लैप्स हम कहते हैं कि पेट से या कमर से हम फ्लैप या एक टिश्यू का एक समझ लीजिए बल्क है आम ज़ुबान में, जो कि हमने जहाँ से ब्रेस्ट रिमूव की होती है वहाँ पे हम वो बल्क मसल का टिश्यू का वहाँ पर दे देते हैं, और उसके बाद फिर हम उसकी हीलिंग का वेट करते हैं, और देन विल सी कि अगर साइज़ मिसमैच हो तो फर्दर कोई प्रोसीजर करना है या नहीं करना। एक ऑप्शन जैसे इम्प्लांट है, क्योंकि ये सिंथेटिक मटेरियल है और ये इमीडिएट रिजल्ट दे देगा। उसमें फिर हमारा डिसीजन डिफरेंट होता है कि अगर एनवेलप की क्वालिटी को देखते हुए, एनवेलप की स्ट्रेंथ को देखते हुए हमें सम टाइम इम्प्लांट्स के साथ फ्लैप भी करना पड़ता है, क्योंकि इम्प्लांट सिंथेटिक है, उसको भी सपोर्ट चाहिए होती है टिश्यू में सर्वाइव करने के लिए। सो येस, वी हैव 2 ऑप्शंस, लेकिन वो हमने देखना है कि ट्रीटमेंट सर्जरी के अकॉर्डिंगली उनकी रिकंस्ट्रक्शन किस नौयत की होगी, और डेफिनेटली सिंथेटिक मटेरियल्स आर वेरी एक्सपेंसिव, सो वो पेशेंट की अफोर्डेबिलिटी के अकॉर्डिंगली होता है। हमारे पास इम्प्लांट की जो रिप्लेसमेंट्स आजकल हैं वो है हमारी बॉडी का अपना फैट। सो इमीडिएटली अगर हमें वुंड क्लोजर चाहिए या ब्रेस्ट का टिश्यू पूरा करने के लिए हमें फ्लैप करना पड़ता है तो हम इमीडिएटली वो कर सकते हैं, और साइज़ को इम्प्रूव करने के लिए देन वी हैव डिफरेंट ऑप्शंस, देन वी हैव इम्प्लांट एज वेल, देन वी हैव फैट ग्राफ्ट एज वेल, तो हम फैट के सेशंस भी कर सकते हैं। सो ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं कि हमारी स्टेजिंग क्या है पेशेंट की, और उनकी ट्रीटमेंट के टाइम पे सर्जरी किस नौयत की हुई है।
डॉक्टर साहब, ब्रेस्ट इम्प्लांट में कौन सा मवाद इस्तेमाल होता है और क्या ये महफूज है? ब्रेस्ट इम्प्लांट्स होते हैं सिलिकॉन इम्प्लांट्स, और सिलिकॉन इज़ वेरी सेफ फॉर पेशेंट्स। ये इनर्ट सब्सटेंस है और ये बॉडी में बिल्कुल इनर्ट पड़ा रहता है। सो सिलिकॉन इम्प्लांट्स आर वेरी कॉमन इन यूज़ फॉर लॉन्ग टाइम, और उनके रिजल्ट्स भी सबके सामने हैं। इसमें यह है कि ये सेफ है, तभी ये रिकमेंडेड भी है और ये बड़े अच्छे से यूज़ भी हो रहा है। ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्शन का अमल कितना वक्त लेता है? डिपेंड करता है कि हम इमीडिएट रिकंस्ट्रक्शन की तरफ जा रहे हैं या फिर हम डिलेड की तरफ जा रहे हैं। तो अगर तो ऐसा पेशेंट का वर्कअप और उसके सारा हम जब डिसाइड करते हैं कि ट्यूमर स्टेजिंग, ट्रीटमेंट मोडालिटीज, ऑन्कोलॉजिकल ट्रीटमेंट्स, उनकी रेडियोथेरेपी का स्केड्यूल, एवरीथिंग, अगर हमने ये डिसाइड किया है मरीज के साथ कंसल्टेशन में कि आपका सारा वर्कअप जो है उस पे हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि हमने इमीडिएट रिकंस्ट्रक्शन नहीं करी, तो डेफिनेटली आपको 1 से 2 साल का वक्त दरकार होता है टू गिव इट अ नॉर्मल शेप ऑफ द ब्रेस्ट। दूसरी कैटेगरीज वो हैं जिसमें वर्कअप और सारा कंसल्टेशन और सारा उनका वर्कअप करने के बाद हम इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि शी इज़ द कैंडिडेट फॉर इमीडिएट रिकंस्ट्रक्शन। तो वो ऐसी कैटेगरी है जिसमें जब वो ट्यूमर सर्जरी हो रही होती है उसी स्टेज में हम रिकंस्ट्रक्शन कर देते हैं। सो उसमें तो कोई किसी किस्म का डिले नहीं होता। वो रिकवरी जो एक नॉर्मल पहले मेस्टेक्टमी सर्जरी के बाद रिकवरी थी, वही रिकवरी इसमें भी है, बिकॉज उसमें एनेस्थीसिया का टाइम थोड़ा ज़्यादा हो गया, लेकिन दोनों सर्जरीज एक ही ऑपरेशन में हो गई। सो उसमें जो बात की जाए कि कम टाइम किसमें दरकार है, तो वो सिलेक्टेड पेशेंट्स जिसमें हम इमीडिएट रिकंस्ट्रक्शन पे जाते हैं और एक ही सर्जरी में दोनों काम परफॉर्म कर देते हैं। डॉक्टर साहब, सर्जरी के मराहल क्या है? सर्जरी के मराहल आप तब कहेंगे तब जब हम डिलेड रिकंस्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं, या मराहल अगर इमीडिएट रिकंस्ट्रक्शन की भी बात करते हैं तो उसमें भी कुछ मरहले हैं जिसको मरीज ने तय करना होता है। पहला मरहला ये होता है मेस्टेक्टमी, ट्यूमर क्लियरेंस। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ रिकंस्ट्रक्शन से पहले बीइंग अ प्लास्टिक सर्जन हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि ट्यूमर क्लियर होना चाहिए। ट्यूमर क्लियरेंस इज़ द की। अगर कोई रेजिडुअल ट्यूमर है, अगर कोई पीछे ट्यूमर बच गया है, तो हम कभी भी अपनी बोर्ड्स को बर्न नहीं करेंगे, हम कभी भी रिकंस्ट्रक्शन की तरफ नहीं जाएंगे, क्योंकि वहीं से दोबारा ग्रोथ हो जाएगी, ट्यूमर दोबारा से ग्रो करेगा और वो सारी की सारी रिकंस्ट्रक्शन ज़ाया हो जाएगी। तो पहला मरहला तो ये है कि स्टेजिंग हो, स्टेजिंग के बाद सर्जरी प्लान हो। अगर हम इमीडिएट रिकंस्ट्रक्शन भी करते हैं तो उसमें सिर्फ हम ब्रेस्ट का माउंट बनाते हैं। उसके बाद सेकेंड की तरफ हम जाएंगे जिसमें निपल एरियोला रिकंस्ट्रक्शन होती है, वो मरहला आता है। और फिर ब्रेस्ट रीशेपिंग का मरहला आता है कि दूसरी ब्रेस्ट के साथ हमने वो साइज़ को मैच करना है। तो वो डिपेंड करता है कि हम रिकंस्ट्रक्टेड ब्रेस्ट के अंदर कुछ मजीद प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं या हम नॉर्मल ब्रेस्ट के ऊपर कोई प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं। सो दिस इज अ थिंग जिसमें हम रीशेपिंग की तरफ या सिमेट्री की तरफ जा रहे हैं। जो मेन प्रोसीजर है दैट इज द क्रिएशन ऑफ ब्रेस्ट। ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्शन इज द फर्स्ट स्टेज, जो कि कोशिश ये होती है कि इमीडिएटली जितना टिश्यू वहां पर ट्रांसफर किया जा सके वो किया जाए। और उसके मराहल फिर मेन प्रोसीजर इज दिस वन, फिर उसके बाद सेकेंडरी प्रोसीजर्स आ जाते हैं, जैसे निपल रिकंस्ट्रक्शन है, एरियोला रिकंस्ट्रक्शन है, ब्रेस्ट रीशेपिंग है। सो दीज आर द सेकेंडरी प्रोसीजर्स। जो वो वेरी करता है पेशेंट्स की एज, उनके प्रोफेशन, उनकी सोशल लाइफ, उनका लाइफस्टाइल, उनकी अपनी डिजायर, उसको लेके फिर डिफरेंट प्रोसीजर्स हम परफॉर्म करते हैं टू गिव इट अ मोर सिमेट्रिकल अपीयरेंस। सो मराहिल दोनों स्टेजेस पे होंगे, अगर हम इमीडिएट भी करते हैं उस केस में भी, और अगर हम सेकेंडरी या फिर डिलेड रिकंस्ट्रक्शन की तरफ जाते हैं तो उसमें भी हमारे ये सारे मराहिल आते हैं। डॉक्टर साहब, क्या रिकंस्ट्रक्शन मुकम्मल करने के लिए एक से ज़्यादा सर्जरी की ज़रूरत होगी? डेफिनेटली रिकंस्ट्रक्शन को हम प्लास्टिक सर्जन्स मुकम्मल तब समझते हैं कि जब ब्रेस्ट टिश्यू रिकंस्ट्रक्शन हो जाए, निपल एरियोला, और फिर दोनों ब्रेस्ट सिमेट्रिकल हों, उसमें कोई बहुत ज़्यादा साइज मिसमैच ना हो। सो ये हमारे नज़दीक रिकंस्ट्रक्शन ये है। इट डिपेंड्स कि पेशेंट के नज़दीक रिकंस्ट्रक्शन क्या है। समटाइम्स वी डू ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्शन जिसमें ब्रेस्ट का माउंट बन गया है, एक मेजर सर्जरी हुई, लेकिन पेशेंट दोबारा हमारे पास नहीं आई, दे सेड के हमने निपल एरियोला रिकंस्ट्रक्शन, वी डोंट वांट इट। सो इट डिपेंड्स के मेरे नज़दीक रिकंस्ट्रक्शन क्या है और मेरी पेशेंट के सामने रिकंस्ट्रक्शन वो किसको समझती हैं। सो मोस्ट ऑफ the patients, they are happy with the breast mount, more or less the same size of the new breast. So this is different criteria, क्योंकि मैं अगर रिकंस्ट्रक्शन को कंप्लीट समझूंगी तो मैं उस हर कैटेगरी को कंसीडर करूंगी जिसमें NSE का रिकंस्ट्रक्शन है, जिसमें सिमेट्री है, जिसमें रीशेपिंग है, जिसमें माउंट का सेम होना शामिल होता है। तो इट डिपेंड्स कि आपका अपने पेशेंट के साथ जब आप कंसल्ट कर रहे होते हैं, उसकी जो डिज़ायर होती है या उसकी जो कंसर्न्स होते हैं, उसके मुताबिक फिर हम अपने सर्जरी को, ऑप्शंस को हम डिसाइड भी करते हैं और प्लान करते हैं। तो डॉक्टर साहब, इसमें बेहोशी का कौन सा तरीकाकार अपनाया जाता है? मुकम्मल बेहोशी में सर ये होगा, क्योंकि इट्स अ लॉन्ग प्रोसीजर और इसमें मुकम्मल तौर पे मरीज को बेहोश किया जाता है। तो डॉक्टर साहब, इसमें रिकवरी के दौरान क्या तवक्को की जा सकती है? रिकवरी के दौरान तवक्को, कोई भी सर्जिकल
प्रोसीजर जो कि बेहोशी में होता है तो उसको हम 2 मेजर रिस्क में डिवाइड कर लेते हैं। एक रिस्क ये होता है जो एनेस्थीसिया से रिलेटेड होता है, डेफिनेटली ड्रग्स मेडिकेशंस हैं जो कि बेहोशी देना, फिर बेहोशी से उठाना। तो एक तो जो एनेस्थेटिस्ट टीम होती है दे डील विद द पेशेंट्स, और वो प्रॉपरली हर मरीज को डिस्कस करके उनसे बात करके उनको सारी जो रिस्क होते हैं वो एक्सप्लेन करते हैं। ये तो हो गया हमारी वन मेंबर ऑफ द टीम जो कि एनेस्थेटिस्ट ने बात करनी है क्योंकि बेहोशी में होना है। जो सर्जिकल पॉइंट ऑफ व्यू पे अगर हम बात करें तो इमीडिएट रिकंस्ट्रक्शन या डिलेड रिकंस्ट्रक्शन कोई भी प्रोसीजर हम ऑप्ट करते हैं उसमें एक लंबी बेहोशी है, ज़ाहिर है उसकी रिकवरी थोड़ी सी डिलेड होती है। सम टाइम वी कीप देम अंडर ऑब्जर्वेशन इन इंटेंसिव केयर। मोस्ट ऑफ द टाइम अगर बहुत हमने एडवांस सर्जरी की है तो डेफिनेटली विल कीप द पेशेंट फॉर एटलीस्ट 24 आवर्स इन ICU। सो वो उन केसेस में हैं जब हम बहुत ही माइक्रो सर्जिकल लेवल पे काम कर रहे हैं या फिर हम कोई फ्री फ्लैप परफॉर्म कर रहे हैं। ऐसी सर्जरी जिसमें हमने रीजनल फ्लैप किया है तो उसमें जो कॉम्प्लिकेशंस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो कि किसी भी सर्जरी में हो सकती हैं, जिसमें इन्फेक्शन है, हेमाटोमा हो सकता है, ब्रूजिंग हो सकती है, पेन की कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है, तो ये सारी चीज़ें हैं। और उसको डील करने का तरीका ये होता है कि हम पेशेंट को डेफिनेटली हॉस्पिटल में रखेंगे, उसकी पेन मैनेजमेंट, उसकी छोटी छोटी कंप्लेंट्स उसको फिर हमने मैनेज करना होता है साथ साथ। सो कॉम्प्लिकेशंस तो इमिडिएटली ये फेस करने को मिल सकती हैं। सेकेंडरी जो कॉम्प्लिकेशन हम ये कहेंगे कि बहुत से ऐसे प्रोसीजर्स हैं जो बहुत एडवांस प्रोसीजर्स में हैं और जिसमें हमें माइक्रो सर्जिकल लेवल पे काम करना पड़ता है। उसमें मेजर जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं वो ये होती हैं कि वी कैन हैव फेलियर ऑफ द सर्जरी, और वो इस वजह से बहुत कम पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिसको हम इतनी एडवांस और इतनी लेटेस्ट सर्जरी एडवाइस करें। उसमें भी कैटेगरीज होती हैं जैसे यंग हेल्दी पेशेंट्स, और उनकी फिर डिसीजंस होता है। तो वेरी फ्यू नंबर ऑफ पेशेंट्स जिसमें हमने बिल्कुल ही डिफरेंट एरिया से टिश्यू पूरा ट्रांसफर करना है माइक्रो सर्जिकली। सो ये तो एक हो गई वन कैटेगरी। फिर डिफरेंट कॉम्प्लिकेशंस जो कि सर्जिकल साइट से रिलेटेड होती हैं, जिसमें इन्फेक्शन मोस्ट कॉमन होता है, जिसमें हिमाटोमा हो सकता है, जिसमें पेन हो सकती है। तो ये सारी कॉम्प्लिकेशंस जब हम कंसल्टेशन के लिए पेशेंट्स आती हैं तो उनको ये सारी चीज़ें हमने एक्सप्लेन करनी होती हैं कि क्या क्या। इसको मैं कॉम्प्लिकेशन नहीं कहूँगी, इसको मैं ये कहूँगी कि मरीज़ को ये पता होना चाहिए कि सर्जरी के बाद उनकी रिकवरी में क्या क्या मराहिल आएंगे। पेन मैनेजमेंट है, देन उनके साथ अगर जख्म की जगह पे कोई ड्रेन रखा हुआ है तो वो उनको पता होना चाहिए। सो सम टाइम प्रॉब्लम कम्स व्हेन यू डोंट टेल देम कि सर्जरी करने के बाद आपकी पट्टी कहाँ पर होगी, आपकी सर्जिकल साइट पे कुछ ड्रेन्स या पाइप्स होंगे, या आपको उठने बैठने में कितनी देर तक प्रॉब्लम रहेगा। तो वो सारी चीज़ें अगर एक्सप्लेन हो तो फिर आई थिंक पेशेंट रिमेन वेरी कंफर्टेबल। डॉक्टर साहब, सेहतयाब होने और मामूल की सरगर्मियों में वापस आने में कितना वक्त लगता है? सर ये डिपेंड करता है आपकी टाइप ऑफ सर्जरी पे। अगर तो हमने सिर्फ मेस्टेक्टमी की ऑप्शन है तो उसमें तो पेशेंट इज ऑल गुड इन वेरी नेक्स्ट डे, जस्ट पेन, उसको फिजियोथेरेपी बताई जाती है और पेन मैनेजमेंट होती है। विद इन फ्यू डेज शी इज़ ऑल गुड, फाइन, शी कैन गो बैक टू द वर्क। बट वो जो हीलिंग फेज है वूंड साइट पे, उसका ज़रा हमने देखना होता है। उसमें 1 to 2 वीक्स का टाइम होता है जिसमें हीलिंग प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। लेकिन अगर हमने इमीडिएट रिकंस्ट्रक्शन भी की है तो उसमें भी रिकवरी टाइम इतना ही है, 1 to 2 वीक्स हैं, जिसमें मेजर जितने भी चीज़ें होती हैं, जो भी कंप्लेंट्स होती हैं, वो सारी सेटल हो जाती हैं। तो 1 वीक डेफिनेटली पेशेंट को रेस्ट भी चाहिए होता है। पेशेंट की छोटी मोटी कंप्लेंट्स भी होती हैं, पेन मैनेज भी है, फिर उसमें ड्रेसिंग का रोल है, फिर उसमें अगर हमने पाइप्स रखे हुए हैं या ड्रेन्स डाले हुए हैं वूंड साइट पे तो वो निकलने हैं, किस डे पे निकलने हैं, क्या करना है, कितनी एक्सरसाइज करनी है, कितनी फिजियो करनी है। तो ये 1 वीक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पेशेंट्स एंड फॉर द सर्जन एज वेल। सो 1 to 2 वीक का टाइम डेफिनेटली हमारे लिए भी क्रूशल होता है और पेशेंट के लिए भी क्रूशल होता है, और उस 2 हफ्तों में जो चीज़ें हैं वो सेटल हो जाती हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। सो डेफिनेटली 2 वीक्स मिनिमम टाइम होना चाहिए। फिर सेकेंडरी बात ये आती है कि क्या पेशेंट कीमो रेडियो करवाने के बाद, डाउन स्टेज होने के बाद हुआ है तो उनमें इम्यूनिटी बहुत कम होती है। फिर कॉम्प्लिकेशन के चांसेस उन पेशेंट्स में ज़्यादा होते हैं जिसमें खून की कमी भी मद्देनजर रखनी होती है, फिर उनमें इन्फेक्शन के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। सो ये सारी चीज़ें डिपेंड कर रही होती हैं कि किस स्टेज पर पेशेंट ने हमारे पास प्रेजेंट किया है और किस स्टेज पे आने के बाद उनका कीमो के कितने सेशंस हो चुके हैं। क्योंकि कीमो थेरेपी के बाद डेफिनेटली पेशेंट की इम्यूनिटी बहुत कॉम्प्रोमाइज होती है, पेशेंट को हीमोग्लोबिन कम होती है। सो ये सारी चीज़ों का हमने पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में ख्याल रखना होता है। समटाइम्स वी गेट ब्लड डोनर्स एज वेल, क्योंकि डोनर्स के साथ हमने ब्लड भी पेशेंट को ऑन टेबल समटाइम लगाना पड़ता है, समटाइम हमें सर्जरी के बाद ज़रूरत पड़ती है, समटाइम्स हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। तो सो इट्स अ वेरिएबल थिंग। ये सारी चीज़ों का हम एक्सप्लेन करने के बाद एंड देन
वी स्टार्ट द प्रोसीजर एंड देन वी टेल एवरीथिंग एंड डेफिनेटली यू आर विद इन टच विद योर सर्जन, तो वो आपको वक्तन फवक्तन इस बारे में बताती भी रहती हैं। डॉक्टर साहब, सर्जरी के बाद किस किस्म के दर्द या तकलीफ का सामना हो सकता है? डोनर साइड पे पेन है सर, और जहाँ पर हम रिकंस्ट्रक्शन करते हैं, क्योंकि डेफिनेटली हमने एक टिश्यू ट्रांसफर किया है, जिस एरिया से हमने सर्जरी की है वहाँ पर पेन का एलिमेंट होता है। एंड फर्स्ट 24 to 48 आवर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट्स द रीजन कि वो पेशेंट्स को हम एटलीस्ट मिनिमम 24 आवर्स अपने पास हॉस्पिटल में रखते हैं, क्योंकि वो टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर उस 24 घंटे में पेन मैनेज अच्छी हो गई, उसके बाद पेशेंट को कभी पेन को लेकर प्रॉब्लम नहीं आता। सो अगर उस टाइम पीरियड में अगर पेन मैनेज अच्छा नहीं होता है तो फिर पेशेंट को कंप्लेन छोटी मोटी रहती है पेन की, वुंड साइट की, और ये चीज़ें हमने डेफिनेटली जब सर्जन प्लान करता है आपका स्टे तो उसको ज़रूर कंसीडर करें, बिकॉज दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर सर्जिकल पॉइंट ऑफ व्यू, समटाइम दैट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर पेशेंट्स मैनेजमेंट, क्योंकि उसमें पेन मैनेजमेंट है, एंटीबायोटिक्स हमने देनी है, उनकी सारी जो मैनेजमेंट की रीज़न होती है उसमें ये होती है कि हम वो जो सारी हमने कॉम्प्लिकेशंस की भी बात की है उसको हम कम करना चाह रहे हैं। अगर इन्फेक्शन के चांसेस हैं तो हम एंटीबायोटिक्स उनको एडवाइस करें, अगर हमें पेन की कंप्लेन का पेशेंट कर सकती है तो हमने उसके लिए पेन किलर्स एडवाइस करने हैं। और डेफिनेटली खाना पीना इतना इमीडिएटली मरीज इतना खाना पीना नहीं शुरू कर सकती, तो फिर हमें फ्लूइड्स या ड्रिप्स की जरूरत होती है तो वो हमने लगानी होती है। सो ये सारी चीज़ें पोस्ट ऑप मैनेजमेंट की बड़ी इंपॉर्टेंट है, और उसमें पेशेंट का हमारे साथ कोऑपरेट करना और उनका कोऑपरेशन भी बहुत ज़रूरी है टू मेक द सर्जरी सक्सेसफुल। डॉक्टर साहब, क्या रिकंस्ट्रक्टिव ब्रेस्ट कुदरती महसूस होगी या इसमें हिस्स होगी? इसमें सर जो एक चीज़ बहुत क्लियर होनी चाहिए, जो कुदरती महसूस होने का ताल्लुक है वो ये है कि इंसान की फीमेल की या तो टमी से टिश्यू ट्रांसफ़र होता है या फिर उनका बैक से टिश्यू ट्रांसफ़र होता है, अगर हम रीजनल फ्लैप्स की बात करते हैं। सो वो बिल्कुल कुदरती ही स्किन होती है, पेशेंट की अपनी बॉडी का पार्ट होता है, बट उसमें सेंसेस की जब बात की जाती है, बिकॉज सेंसेस नहीं होंगी, वो उस तरह से पेशेंट को फील नहीं होगा जैसे नेचुरल होता है, बिकॉज डेफिनेटली वहाँ से मेस्टेक्टमी हो चुकी हुई है। जो नर्व्स, जो हिस्से वहाँ पर नसें उनको सप्लाई कर रहे थे वो तो सारी डैमेज हो चुकी हैं। सो इस वजह से महसूस उस तरह से पेशेंट नहीं कर सकती, बट वो फील उसका एक नेचुरल कॉन्टूर या नेचुरल जो एक नेचुरल टिश्यू का होता है वही होता है, और स्किन बॉडी की ही होती है, तो वो एक नेचुरल फील तो डेफिनेटली पेशेंट को मिलता है उसकी रिकंस्ट्रक्शन के बाद। डॉक्टर साहब, नताइज कितने अरसे तक कायम रहेंगे? सर ये परमानेंट होते हैं नताइज, तो हमने रिकंस्ट्रक्शन हमने की है वो परमानेंट होते हैं, उसमें कोई डिलेड कॉम्प्लिकेशंस अगर आए या कोई इन्फेक्शन हो तो वो तो एक अलहदा प्रॉब्लम है, बट जो हमने रिकंस्ट्रक्शन कर दी वो वहीं पे रहेगी, दैट इज़ परमानेंट, उसमें कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। अगर हम सिंथेटिक बेस्ड करते हैं तो उसमें ये होता है कि 10 साल के बाद इम्प्लांट्स को चेंज करने का सिनेरियो आता है, बट समटाइम अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इशू नहीं है, तो वो भी पेशेंट्स उनको चेंज कराने के लिए भी रजामंद नहीं होती। सो ये है कि रिकंस्ट्रक्शन जो हमने कर दी उसमें मजीद इम्प्रूवमेंट के चांसेस ज़रूर होते हैं, लेकिन उसको जो शेप दी हुई है वो दैट इज़ फाइन। अब एजिंग के लिहाज से जो चेंजेस आएंगे पूरी बॉडी में वो उस जगह पर भी आएंगी, लाइक अगर बहुत अर्ली स्टेज पे हमने ट्रीट कर दिया, हमने इम्प्लांट रख दिया, तो जो एक नॉर्मल ब्रेस्ट की आप ये समझ लीजिए कि उम्र के साथ तब्दीलियाँ एक नॉर्मल ब्रेस्ट में आनी है, वो उस ब्रेस्ट में भी इम्प्लांट अगर डिसेंड करेगा, सैगिंग होगी या जो भी चीज़ें हैं वो उस ब्रेस्ट में भी उसी तरह से चेंजेस आएंगी जैसे कि नॉर्मल ब्रेस्ट में आ रही हैं। तो वो एक वो पेशेंट को पता होता है विद टाइम के that tissue behaves very natural to that body part. So that is how the things go in these reconstruction. डॉक्टर साहब, ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्शन के मुमकिन खतरात या पेचीदगियाँ क्या है? ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्शन के सबसे इम्पॉर्टेंट पेचीदगी मैं ये कहूँगी पेशेंट की इमेजिनेशन क्या है। मेरे नज़दीक पेशेंट की इमेजिनेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके दिमाग में कॉम्प्लिकेशन से ये कि अगर पेशेंट के नज़दीक कॉम्प्लिकेशन ये है कि अगर उसकी इमेजिनेशन या उसकी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक रिकंस्ट्रक्शन नहीं हुई, तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी कंसल्टेशन के ऊपर डिसीजन मेकिंग इज़ द की, कि आप क्या एक्सपेक्ट कर रही हैं और आपका सर्जन आपको क्या आपकी एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक रिकंस्ट्रक्शन करके दे रहे हैं या नहीं दे रहे। तो आई थिंक बेस्ट जो चीज़ होती है वो ये होती है कि द क्लैरिफिकेशन ऑफ द सर्जरी। अदरवाइज किसी भी सर्जिकल साइड पे जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो इसमें भी हो सकती हैं, जो कि हमने अभी उसके बारे में जिक्र किया। रिकंस्ट्रक्टिव ब्रेस्ट साइज और शक्ल में कुदरती ब्रेस्ट से मुमासलत रखते हैं? जी हाँ, जो रिकंस्ट्रक्टेड ब्रेस्ट होती है उसकी काफ़ी हद तक मुमासलत होती है नॉर्मल ब्रेस्ट के साथ, और दूसरा ये कि वो टिश्यू बॉडी का ही होता है, बट देयर विल बी स्कार्स, वहाँ पे स्कार ज़रूर होंगे क्योंकि हमने रिकंस्ट्रक्ट किया है। जो नॉर्मल ब्रेस्ट है उस पर स्कार नहीं है कोई, लेकिन जो हमने रिकंस्ट्रक्ट की है उसमें
में डेफिनेटली स्कार्स हैं। जहाँ से हमने टिश्यू ट्रांसफर किया है वहाँ पे स्कार आएगा, जिसको हम मध्यम कर सकते हैं, लेकिन ये एक मेजर फ़र्क है। दूसरी ये कि हिस नहीं होगी नॉर्मल ब्रेस्ट की तरह, और तीसरा ये कि उसकी शेप को नॉर्मल ब्रेस्ट की शेप के साथ करें, हमें माइनर छोटे मोटे बाद में प्रोसीजर्स करने पड़ते हैं। क्या निप्पल को दोबारा बनाया जा सकता है? yes. और क्या वो कुदरती नजर आएंगे? जी हाँ, निपल रिकंस्ट्रक्शन वन ऑफ द प्रोसीजर्स जो कि डिलेड होता है। लाइक पहले ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्शन होती है, उसके बाद हम निपल रिकंस्ट्रक्शन करते हैं। निपल रिकंस्ट्रक्शन इज पॉसिबल एंड दैट लुक्स लाइक मोर और लेस लाइक द नॉर्मल निपल, और वो उसी टिश्यू से ही, ब्रेस्ट के टिश्यू से ही हम निपल रिकंस्ट्रक्शन करते हैं। यस, दिस इज पॉसिबल। क्या सर्जरी के बाद आने वाले निशानात होंगे? डेफिनेटली, हमने जैसे अभी जिक्र किया कि विल गिव यू द एक्सपेक्टेड साइज ऑफ द ब्रेस्ट एंड रिकंस्ट्रक्शन विद द कॉस्ट ऑफ स्कारिंग। सो आपको दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि डेफिनेटली इफ यू हैव टू डू अ सर्जरी समवेयर, तो हमने वहाँ से टिश्यू सर्जरी के थ्रू लेना है, तो वहाँ पे स्कार्स तो डेफिनेटली आएंगे। और वो स्कार सम टाइम पेशेंट्स फीमेल्स इस बात के लिए एग्री कर जाती हैं बिकॉज उनको एक ऑर्गन लॉस का जो ट्रॉमा होता है उससे वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती हैं। दे आर रेडी फॉर द स्कार्स बट दे वांट अ नॉर्मल साइज शेप ऑफ ब्रेस्ट एंड दे वांट टू रिकंस्ट्रक्ट द ब्रेस्ट एट द कॉस्ट ऑफ स्कार्स ऑन देयर बॉडी। सो येस, स्कार्स आर देयर। इन्हें कम करने के लिए क्या क्या किया जा सकता है? इन्हें कम करने के लिए एक तो तरीका होता है कि हमने स्कार किस तरह देना है बॉडी के ऊपर, तो वो वन ऑफ द सर्जिकल प्रोसीजर्स हमने किस तरह से। लेकिन जब हम प्रोसीजर कर चुकते हैं तो उसके बाद हमने स्कार को मध्यम करने के लिए डिफरेंट ट्रीटमेंट होती है, उसको हम स्टार्ट कर देते हैं। लाइक लोकल एप्लीकेशंस हैं, स्कार कितना कम नजर आए जितना मध्यम, तो स्कार को मध्यम होते होते कुछ टाइम लग जाता है। सो द मेन प्रायोरिटी इज कि हमारी रिकंस्ट्रक्शन हो जाए और साथ में कोई मेजर कॉम्प्लिकेशन ना हो वुंड साइट पे। सो उसको स्कार्स को हम डील कर सकते हैं। दैट्स नॉट अ मेजर थिंग इज टू रिकंस्ट्रक्ट द ब्रेस्ट। ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्शन पे तकरीबन कितना खर्चा है? इस पे डिपेंड करता है सर कि हमने मेरे पास पेशेंट क्या रिकंस्ट्रक्शन के लिए सोली आ रही हैं या वो ब्रेस्ट रिमूवल के लिए भी आ रही हैं। अगर तो एज अ टीम वर्क हो रहा है तो डेफिनेटली आपकी कॉस्ट ज़्यादा हो जाएगी। आपकी सर्जन की फीस है, आपकी एनेस्थेटिस्ट की फीस है, आपका कॉस्ट ऑफ सर्जरी बढ़ जाएगा। तो डेफिनेटली आपकी डिपेंड करता है नौयत के ऊपर। अगर तो प्रोसीजर एक है सो डेफिनेटली वो एक अलग चीज़ है। अगर हम उसमें रिकंस्ट्रक्शन भी कर रहे हैं एंड रीशेपिंग भी कर रहे हैं और हमने कोई पहले प्रोसीजर किया हुआ है और उसकी हमने रीशेपिंग दूसरी साइड की करनी है, तो इट वेरीज अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ सर्जरी एंड टाइम ऑफ सर्जरी। क्या मुस्तकबिल में इम्प्लांट्स को तब्दील करने की ज़रूरत होगी? इम्प्लांट को चेंज करने की ज़रूरत तो पड़ती है इन केस ऑफ एनी कॉम्प्लिकेशन, जैसे कंट्रैक्चर बन गया है या इम्प्लांट रप्चर हो गया या गॉड फॉरबिड कोई ट्रॉमा हो गया है या मरीज को चोट ऐसी लग गई है सवेयर जिसकी वजह से इम्प्लांट रप्चर हो गया है, तो उस केस में हमें इम्प्लांट रिमूव करना पड़ता है। अदरवाइज इन मोस्ट ऑफ द सिनेरियोज इम्प्लांट 10-15 साल तक बॉडी में रह सकता है, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं होता। डॉक्टर साहब, क्या रिकंस्ट्रक्टिव ब्रेस्ट के साथ दूध पिलाया जा सकता है? नहीं सर, क्योंकि रिकंस्ट्रक्शन इज अ टोटल रिकंस्ट्रक्शन। अगर मैं इस सिनेरियो की बात कर रही हूँ जिसमें टोटल ब्रेस्ट रिमूवल के बाद हमने अगर रिकंस्ट्रक्शन किया है तो वो नेचुरल फील तो होगा, लेकिन वो ब्रेस्ट फीडिंग इज नॉट पॉसिबल। अगर हम बात कर रहे हैं कि हमने क्वाड्रेंटेक्टमी की है, लाइक हमने ब्रेस्ट टिश्यू मेजरली वहीं रहने दिया है और किसी एक पोर्शन की हमने रिकंस्ट्रक्शन की है, उस केस में येस पॉसिबल डिपेंडिंग ऑन द सिनेरियो। बट इफ अगर मोस्ट ऑफ द सिनेरियोज ये होते हैं जिसमें टोटल ऑर्गन लॉस होता है, उसमें रिकंस्ट्रक्शन की जाती है, तो उसमें तो पॉसिबल नहीं है, उसमें ब्रेस्ट फीडिंग इज नॉट पॉसिबल। डॉक्टर साहब, क्या ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्शन कैंसर के दोबारा होने के खतरात पर असर डालेगी? ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्शन हमने करनी ही तब है जब हम वी आर श्योर कि हमने ट्यूमर क्लियर कर दिया। तो ट्यूमर क्लियरेंस के बगैर तो रिकंस्ट्रक्शन हमने करनी भी नहीं है। हमने रिकंस्ट्रक्शन करनी है जब वी आर श्योर कि हमारा ट्यूमर जो है वो मुकम्मल तौर पे निकल गया। सो इस वजह से ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्शन नेचुरल टिश्यू से इसलिए की जाती है कि अगर गॉड फॉरबिड 2 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद स्क्रीनिंग की जाती है तो उसमें अगर कोई सस्पिशियस चीज है तो वो पिक हो सके। सो डेफिनेटली यस, रिकंस्ट्रक्शन का प्लान ही हम तब करेंगे जब हमारे पास क्लियरेंस ऑफ ट्यूमर की कंफर्मेशन होगी। डॉक्टर साहब, क्या रिकंस्ट्रक्शन के बाद किसी सरगर्मी से परहेज करना रिकंस्ट्रक्शन के बाद जो एहतियात हम बताते हैं, नोयत क्या है सर्जरी की, क्या हमने इम्प्लांट बेस किया है, क्या हम नेचुरल टिश्यू से लिया है, तो हमने उस नोयत के मुताबिक मरीज को गाइड करना होता है जरूर कि आपने कौन सी फिजिकल एक्टिविटीज हैं जो आपने रूटीन में स्टार्ट कर देनी है। आर्म की फिजियो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर मरीज बिल्कुल बॉडी रेस्ट पे रखे तो एडिमा डेवलप हो जाता है बाजू का। सो कुछ चीजें हैं जिसमें हमने जिस तरह गाइड करेंगे, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सर्जरी हो गई, बिल्कुल ठीक हो गई, बट उसके बाद टिश्यू एडिमा है, बाजू सूज गया है। सो ये सारी चीजें इतनी इंपॉर्टेंट हैं कि पेशेंट की रिकंस्ट्रक्शन के बाद उसका
उसका फॉलो बड़ा ज़रूरी है, और वो इंस्ट्रक्शंस को उसका फॉलो करना बहुत ज़रूरी है कि अगर वर्जिश बताई गई है तो वो बहुत ज़रूरी है करना। अदरवाइज़ वो पूरा इतनी मेजर सर्जरी के बाद जब मेस्टेक्टमी होती है और लिम्फ नोड्स सारे निकाल दिए जाते हैं तो बाजू पे स्वेलिंग होना, सोजिश होना बहुत कॉमन है। और उसकी रीज़न ये होती है कि मरीजों को पता नहीं होता कि उसकी वर्जिश इमीडिएटली या फौरी तौर पर करना ज़रूरी है। सर्जरी का फ़ौरन बाद ही अगले दिन ही हम मरीज से कहते हैं कि आप कंघा करें अपने बालों को। बहुत कहा जाता है उन्हें हमारा ऑपरेशन हुआ है, हमने नहीं हाथ लगाना। सो उनको बताया जाता है कि आप प्लीज कॉम पकड़ें और करें ताकि यही आपकी फिजियोथेरेपी स्टार्ट डे 1 से हो। सो इसलिए जो इंस्ट्रक्शंस हैं दैट शुड बी फॉलोड वेरी स्ट्रिक्टली फॉर गुड रिजल्ट्स डेफिनेटली। डॉक्टर साहब, ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्शन के मरीजों के लिए आपका पैगाम क्या है? मेरा इस तवज्जो से ये पैगाम है कि ब्रेस्ट कैंसर का डायग्नोसिस एक बहुत ट्रॉमेटाइजिंग एक्सपीरियंस है किसी भी पेशेंट के लिए, और सबसे बड़ा फियर ये होता है कि अगर मैं इलाज कराने गई तो छाती रिमूव कर देंगे, और वो जो साइकोलॉजिकल ट्रॉमा पेशेंट को फील हो रहा होता है और यही रीज़न होती है कि वो इलाज की तरफ नहीं आ रही होती है, उसको डिले किया जा रहा होता है। सो इस तवज्जो से मैं कहना चाहूँगी कि कैंसर के इलाज में अगर छाती निकालने की भी ज़रूरत है तो इस ख्याल से बाहर आ जाइए कि ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्शन पॉसिबल नहीं है। वी कैन मेक अगेन द ब्रेस्ट एट दैट एरिया। ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्शन पॉसिबल है, छाती को दोबारा बनाया जा सकता है। ट्यूमर का इलाज बहुत ज़रूरी है और जितना जल्दी इसका इलाज कराया जाए उतने ही अच्छे रिजल्ट्स हैं। हमारी जो जितनी भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हैं इन्फो फॉर पेशेंट्स के चैनल पे अपलोड होती रहती हैं। जो भी आपकी क्वेरीज होती हैं उसके ऊपर हम बात भी करते हैं। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि जो भी हमारी नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो वो आपको मौसूल होती रहे। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो डेफिनेटली इसको लोगों में शेयर भी कीजिए ताकि ये इन्फॉर्मेशन बाकी लोगों तक भी पहुँचे। थैंक यू सो मच। थैंक यू।